स्वागत है आप सभी नेट एस्पिरेंट के लिए साहित्य गुरु चैनल पे। हिंदी साहित्य को समर्पित ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। देखिए क्या है कि इसमें रिवीजन पर्पज से सारी वीडियोस बनाई गई है, तो इनमें केवल फैक्ट्स को लाया गया है। PYQs के आधार पर PYQs के जितने भी क्वेश्चन थे उनके बेस पर ये सारे के सारे फैक्ट्स को संकलित किया गया है और उसके बाद आपके सामने पेश किया जा रहा है। देखिए, अगर आप जून 2024 के लिए UGC की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं साहित्य गुरु चैनल पे आपको मिल जाएगा, और इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, साहित्य गुरु के नाम से है, और लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए जुड़े रहिए साहित्य गुरु चैनल के साथ, और हिंदी साहित्य को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपके दोस्त भी नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप ये बता सकते हैं कि मतलब यहाँ पे जो भी नोट्स है फ्री है, और बहुत सारा जो कंटेंट है बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि मैं जैसा कंटेंट दे रहा हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि और कोमल कल्पना का कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। देखिए, हम केवल फैक्ट्स को ऐसे याद नहीं कर सकते कि किसको क्या कहा जाता है, किसको मतलब किसके बारे में क्या कथन है। हमें कुछ कंटेंट को थोड़ा देखना भी पड़ेगा, उसको थोड़ा गहराई से जानना पड़ेगा। तो हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे और बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे फैक्ट्स हमारे तैयार हो जाएंगे एक ही वीडियो से। तो चलिए, सुमित्रा नंदन पंत को पल्लव पंत या सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, और इनका जो जन्म था 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, और मतलब ये सुंदर थे। और देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है 1900 ईस्वी में हुआ है, मृत्यु 1977 में। पंत छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। जैसा कि आपको पता होगा, छायावाद में 4 प्रमुख कवि है। पहला है जिनको ब्रह्मा कहा जाता है, वह जयशंकर प्रसाद। विष्णु कहा जाता है पल्लव पंत को, और शंकर या महेश कहा जाता है जय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो ये तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों की त्रयी है, और इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जाता है। और महादेवी वर्मा जो कि चौथी हैं, उनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, और उनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरस्वती भी कहा है। तो ये सारे जो फैक्ट्स है ना, सुनते सुनते याद हो जाते हैं सारे के सारे फैक्ट्स। तो आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए, और चीज़ों को रिवाइज करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। देखिए, पंत छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। देखिए, रामकुमार वर्मा का जो जन्म है 1905 में माना जाता है। ठीक है, वहीं देखिए प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो इनकी रचना है वीणा 1927 ईस्वी की है, युगवाणी 1938 ईस्वी की है, ग्राम्या 1940 ईस्वी की है, स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी की है। तो ये सारी की सारी पंत की रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जो जन्म था 1850 में हुआ था, मृत्यु 1885 में। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे जो मतलब हिंदी में गद्य को और पद्य में भी, मतलब कविताओं के जगह गद्य को सबसे ज़्यादा सामने लाए, और ऐसे भावबोध या ऐसे विषयों को उन्होंने अपनी रचनाओं का आधार बनाया जो कि उससे पहले नहीं रची जा रही थी। उससे पहले का काल जो था रीति काल था, जैसा कि आपको पता होगा। और देखिए क्या है, अगर हम इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, देखिए एक तरह से व्यंग रचना है 1873 ईस्वी की, जिसमें व्यंग किया गया है। वहीं देखिए भारत दुर्दशा 1875 की रचना है, भारत दुर्दशा 1880 की रचना है, ये गलत दे रखा है। धनंजय विजय 1874 ईस्वी की रचना है, और चंद्रावली 1881 ईस्वी की रचना है। तो ये सारे भारतेंदु की रचनाएं हैं। अगर हम ममता कालिया की बात करें तो ममता कालिया का जो जन्म है 1940 ईस्वी में हुआ है। ममता कालिया हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। ममता कालिया हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं, और इन्होंने ही एक रचना लिखी है, कहानी है इनकी दूसरा देवदास, तो पूछा जा सकता है। वहीं देखिए, ये कहानी, नाटक, निबंध सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका गहरा प्रभाव देखने को हमें मिलता है।
देखिए जितने भी रचनाकार हैं वे केवल एक विधा पर निर्भर नहीं है, वे कई विधाओं में पारंगत हैं और उन सभी विधाओं को जो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हमें उनको याद करने की आवश्यकता है और उन्हीं से प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। और देखिए अगर हम इनकी प्रमुख रचनाएं तो देखें तो बेघर है 1971 ईस्वी की है, नरक दर नरक 1975 ईस्वी की है, प्रेम कहानी 1980 ईस्वी की है, लड़कियां 1987 ईस्वी की है, एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी की रचना है। तो एक पत्नी के नोट्स जो है ममता कालिया की रचना है 1957 ईस्वी की और ये महत्वपूर्ण रचना है, ये पूछी जाती है। और देखिए निर्मल वर्मा, अगर हम निर्मल वर्मा की बात करें तो इनका जन्म 1929 में हुआ और इनकी मृत्यु 2005 में। जो परिंदे कहानी संग्रह है वह इन्हीं की रचना है और निर्मल वर्मा हिंदी के आधुनिक कथाकारों में से एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार थे। प्रमुख रचनाएं देखें तो परिंदे 1960 ईस्वी की रचना है, जलती झाड़ी 1965 ईस्वी की रचना है, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी की रचना है, बीच बहस में 1973 ईस्वी की रचना है, कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी रचनाएं जो है निर्मल वर्मा की है। तो परिंदे जो है कहानी संग्रह है, इसको हमें याद रखना चाहिए और यह जो है हमारे कोर्स में भी लगा हुआ है। गुलाब राय की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1888 में हुआ, मृत्यु 1963 में। निबंध की बात करें तो मन की बातें, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान और प्रति भोज, ये सारी की सारी जो हैं गुलाब राय की रचनाएं हैं जिनका जन्म 1888 में हुआ था। तो ये रचनाएं जो हैं इनसे पूछे जा सकते हैं, मतलब एक आध पूछा जा सकता है, जैसे कि ठलुआ क्लब है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, और कुछ उथले फुथले गहरे, मतलब कुछ इनके महत्वपूर्ण है। गुलाब राय से ज़्यादातर वैसे स्टेटमेंट पूछी जाती है इनके, तो स्टेटमेंट हो सके तो आप इनकी देख लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 में हुआ था, मृत्यु 1969 ईस्वी में। निबंध की अगर बात करें तो अशोक के फूल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है जो कि 1948 ईस्वी की रचना है। कल्पलता 1951 ईस्वी की रचना है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी की रचना है। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी की रचना है। विचार प्रवाह 1959 ईस्वी की रचना है। कुटज, देखिए कुटज जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में एक है और वो 1964 ईस्वी की रचना है। कुटज से पूछा जाता है, निबंध है इनका। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी की रचना है और आलोक पर्व 1972 ईस्वी की रचना है। देखिए कुटज, आलोक पर्व और अशोक के फूल, ये तीनों की तीनों ही इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो एक बार और देख लीजिए, अशोक के फूल जो है 1948 ईस्वी की रचना है, कुटज जो है 1964 ईस्वी की रचना है, आलोक पर्व जो है 1972 ईस्वी की रचना है। तो ये इनके तीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हमें देखने को मिले। सरदार पूर्ण सिंह जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और उनका जो जन्म है 1881 में हुआ है और मृत्यु 1931 ईस्वी में। देखिए अगर हम निबंधों की बात करें तो आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि, वॉल्ट हिटमैन, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अगर हम अमृत राय की बात करें तो अमृत राय का जो जन्म है 1921 में हुआ और मृत्यु 1996 ईस्वी में। देखिए रम्या 1967 ईस्वी की इनकी रचना है। बतरस 1973 ईस्वी की रचना है। आनंद कम 1977 ईस्वी की रचना है। विजिट इंडिया बायोस्कोप 1989 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी जो है रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि, रचनाकार, और इनके नाम से एक युग भी है द्विवेदी युग, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तथ्य है कि रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंधों को बातों का संग्रह कहा। यह पूछा जा सकता है और 99.9 चांसेस है कि ये आ सकता है। तो देखिए आप इसको पूरा मतलब तैयार कर लीजिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह को किसने क्या कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। और देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है 1864 में हुआ। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1864 में हुआ, मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई। निबंध अगर हम देखें तो सप्तमी शास्त्र, रसज्ञ रंजन, नाट्यशास्त्र, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता,
आत्मनिवेदन आदि इनकी रचनाएं हैं। अगर हम देखें विभक्ति विचार, तो विभक्ति विचार देखें तो रचनाकार जो हैं गोविंद नारायण मिश्र हैं। विभक्ति विचार के रचनाकार हैं गोविंद नारायण मिश्र। विधा निबंध है और हिंदी की विभक्तियों पर विचार किया गया है। चिंतामणि की अगर हम बात करें तो चिंतामणि जो रचना है रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि, और निबंध है और 1939 ईस्वी में लिखा गया। देखिए रामचंद्र शुक्ल की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 की रचना है। और पहले जो उसका भूमिका है हिंदी शब्द सागर में हमें देखने को मिलती है, जो कि नागरिक पंचायती सभा द्वारा प्रकाशित हुई थी। और ये जो रचना है इनका चिंतामणि वह 1939 में उसके 10 साल बाद हमें देखने को मिलती है। अगर विषय देखें इस रचना का तो चिंतामणि निबंध संग्रह के 4 भाग मिलते हैं। इसमें विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे गए हैं। निबंध संग्रह चिंतामणि जिसके 4 भाग हैं। अशोक के फूल, रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। निबंध है 1948 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। विषय देखें तो इसमें अशोक के फूल के माध्यम से भारतीय संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो अशोक के फूल के माध्यम से भारतीय संस्कृति का वर्णन किया गया है। अगर आप लोगों ने अशोक का पेड़ देखा होगा, आपके आसपास में कहीं ना कहीं जरूर लगा होगा, तो उसी के फूल को आधार बना करके इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय संस्कृति को दिखाने की कोशिश की है। जैनेन्द्र, देखिए जैनेन्द्र का जन्म जो है 1905 में, रामकुमार वर्मा का जिस समय जन्म है उसी समय इनका भी है 1905 में, और 1988 ईस्वी में इनका निधन हो गया। जैनेन्द्र जो थे मनोवैज्ञानिक रचनाकार है। फ्रायड से बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से प्रभावित कह सकते हैं। और इनकी रचनाएं अगर हम देखें तो जड़ की बात 1945 ईस्वी, पूर्वादय 1951 ईस्वी, साहित्य का श्रेय और प्रेम 1953 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1979 ईस्वी आदि। अध्यापक पूर्ण सिंह, देखिए पूर्ण सिंह फिर से आ गए। तो इनका जन्म 1881 में हुआ, मृत्यु 1931 ईस्वी में। द्विवेदी युगीन निबंधकार है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के निबंधकार हैं। अगर हम इनके निबंध देखें तो आचरण की सभ्यता, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, मजदूर और प्रेमी, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूर और प्रेम, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली इनकी रचनाएं हैं। कन्यादान इन्हीं की रचना है और सच्ची वीरता भी इन्हीं की रचना है। अगर हम रामचंद्र शुक्ल, इनसे 4 या 5 प्रश्न बनता ही बनता है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है 1884 में हुआ और मृत्यु जो है उनकी 1941 ईस्वी में हो गई। और देखिए निबंध अगर हम इनका देखें तो भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था आदि, इनकी सारी की सारी रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1907 में और मृत्यु 1969 में। निबंध हमने देखा था। देखिए कल्पलता इनका निबंध है 1951 ईस्वी का। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी का है और विचार और वितर्क 1957 ईस्वी का है। विचार प्रवाह 1959 ईस्वी का है। कुटज 1964 ईस्वी का। देखिए जो कुटज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और विचार और वितर्क यह भी पूछा जाता है 1957 का है। तो ये सारी जो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कुटज जो है जयशंकर प्रसाद का निबंध भी है, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। वहीं देखिए रामविलास शर्मा ने एक भी निबंध नहीं लिखे। रामविलास शर्मा ने एक भी निबंध नहीं लिखे। तो यह पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रचनाकार था द्विवेदी युग में जिसने एक भी निबंध नहीं लिखा। तो रामविलास शर्मा ने एक भी निबंध नहीं लिखा, एक साहित्यिक आलोचक थे। ये आलोचक थे, बहुत ही ज़्यादा प्रमुख आलोचकों में से रामविलास शर्मा का नाम आता है। साहित्यिक आलोचना में अगर हम देखें तो प्रेमचंद 1941 की इनकी रचना है। भारतेंदु युग 1943 ईस्वी की रचना है। परिवर्धित संस्करण, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 ईस्वी की इनकी रचना हमें देखने को मिलती है। अगर हम निराला की बात करें तो 1946 में निराला इन्होंने लिखी और प्रेमचंद और उनका युग 1952 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 में। सारी आलोचनाएं हैं इनके द्वारा जो कि की गई है रचनाकारों के ऊपर। और देखें तो रामचंद्र शुक्ल, इनके निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के 2 भागों में संग्रहित है। तो चिंतामणि जो है 2 भागों में संग्रहित है। चिंतामणि के निबंधों के अतिरिक्त शुक्ल जी ने कुछ अन्य निबंध भी लिखे हैं जिनमें मित्रता,
अध्ययन आदि निबंध सामान्य विषयों पर लिखे गए निबंध है। देखिए थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था चिंतामणि जो है 4 भागों में संकलित है, तो ये पॉइंट हो सकता है गलत है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। मोहन राकेश के अगर हम निबंध संग्रह को देखें तो परिवेश, जो परिवेश निबंध संग्रह है मोहन राकेश का निबंध संग्रह है। और मोहन राकेश जो है सबसे ज़्यादा मतलब आधुनिक युग के जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एक रचनाकारों में से एक हैं, और इन्हीं की रचनाएं हैं जो कि हमें पढ़नी है, और इनके कुछ नाटक भी हैं जो कि आधे अधूरे जो इनका प्रमुख नाटक है वह हमारे कोर्स में सिलेबस में लगा भी हुआ है। तो देखिए ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाकार और इनकी रचनाएं थी, और ये जो जितने भी तथ्य हैं ये सारे के सारे फैक्ट के रूप में प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर में इन्हीं से जो है प्रश्न बनाए जाते हैं। देखिए किसी भी युग को पहले आप समझिए, उसकी सारी परिस्थितियों को समझिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, उसके बाद उस युग का मतलब अपने दिमाग में इमेज बनाइए और फैक्ट्स को याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए फैक्ट्स एक बार में याद नहीं होगा, करीब 5 से 6 बार जब आप उसको देखेंगे तब धीरे धीरे वो दिमाग में जाता है, फिर वो चीज़ें याद होने लगती है। एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होती। तो आपको जो इसकी PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं मेरे चैनल पर, और वहाँ पे आपको बहुत सारी PDFs मिल जाएगी नेट JRF 2024 से रिलेटेड। अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है फिर भी आप मेरे साथ जुड़िए, आप वहाँ पे जो PDF है उसका लाभ उठाइए, और अन्य जो कोर्स चल रहा है उसका भी आप लाभ उठाइए, और टेलीग्राम के साथ बने रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जून 2024 का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपके लिए रोज़ एक वीडियो ज़रूर मिलेगी, जो कि प्रैक्टिस से ज़्यादा बेनिफिट आपको ये वाली वीडियोस देंगी, क्योंकि आपको जो फैक्ट है इसी में जानने को मिलेगा, और प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ और नए तथ्यों के साथ। धन्यवाद।